अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमने कंप्लीट किया है। क्लास के बारे में आपको परसों बता रहा था आपको। आज को जो टॉपिक है मैं आपको कुछ पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू दिस पॉइंट ग्रुप के बारे में, क्योंकि टर्म्स आपको पूछे जाते हैं तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। दैट इज वाई एक तो यहाँ पे आके आप याद रखेंगे बेटा ग्रुप्स के बारे में। जो पॉइंट ग्रुप है पॉइंट ग्रुप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एल्बियन पॉइंट ग्रुप एंड नॉन एल्बियन पॉइंट ग्रुप। इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा। एल्बियन पॉइंट ग्रुप और नॉन एल्बियन। एल्बियन ABELIAN एल्बियन पॉइंट ग्रुप। एल्बियन ग्रुप पूछा जाता है कि भी एक मार्क्स का क्वेश्चन, एब्लियन ग्रुप एंड नॉन एब्लियन ग्रुप। नॉन एब्लियन ग्रुप्स, इसमें क्या डेफिनेशन है पहले वो देखेंगे। एब्लियन ग्रुप्स में डेफिनेशन जो है इनका यहाँ पे जाके आपको याद रखना है कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, इसके लिए आपकी जो डेफिनेशन है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कम्यूट, अगर आपको क्लोजर रूल याद होगा, ऑफ द ग्रुप कम्यूट देन द ग्रुप इज कॉल्ड एज एब्लियन ग्रुप। मतलब क्या है इसका वो मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि A इंटू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ मैं लिखूंगा B इंटू ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। इसका मतलब होता है कि ए बी these two commute with each other। ठीक है, तो जाके अगर आपके पास कोई पॉइंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ग्रुप ऑफ C2V, कुछ ही पॉइंट ग्रुप हैं जो एब्लियन पॉइंट ग्रुप्स हैं, उनको आपको याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल पॉइंट ग्रुप C2 है, इसका E है सिग्मा C2 है C2Z, इसमें सिग्मा V है, सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ। इसमें क्या है बेटा, अगर आप इसको देखेंगे, इसमें जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट है। ठीक है, हर एक एलिमेंट अगर आप दोनों को, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बेटा मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, अगर आप C2 को C2Z करेंगे यहाँ पे सिग्मा VXZ के साथ, तो यहाँ पे आपको सिग्मा VYZ मिलेगा। अगर आप ये करेंगे सिग्मा VXZ इंटू C2Z, तो यहाँ पे तब भी मिलेगा सिग्मा VYZ। एक तो जो जाके आपको मिला प्रोडक्ट के बाद वो भी इसी ग्रुप का है, और जाके दोनों को AB या BA आपने किया, दोनों के केस में आपको C ही आया, तो ये इसको यहाँ पे जो बोलते हैं यहाँ पे कि these two are commute with each other। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ रही है किसी पॉइंट ग्रुप में, तो वहां पे जाके उनको क्या बोलते हैं, एब्लियन पॉइंट ग्रुप्स। एब्लियन पॉइंट ग्रुप्स, एक तो ये बात है। सेकंड बात इसी के साथ आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके साथ लेट है, दैट इज व्हाई। अब एब्लियन पॉइंट ग्रुप में कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप आता है वो आप याद रखेंगे, याद करेंगे। जितने भी जाके लोअर सिमेट्री वाले हैं, टू फोल्ड एक्सिस वाले सिमेट्री वाले जो है जनरली वही है, हायर वाले एब्लियन में नहीं आते हैं। और इनका एक खास बात यह है कि दे हैव सेपरेट क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट। एक एक सिमेट्री एलिमेंट का इनका अलग अलग क्लास है। मतलब E is a separate class, C2Z is a separate class, sigma VXZ is a separate class and sigma VYZ is a separate class। तो इनका अलग अलग क्लास है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे मैं ये पॉइंट कौन कौन सा है जो एब्लियन पॉइंट ग्रुप में आते हैं। एक है CN, चाहे वो C2 है, C3 है, C4 है, इनका ये CN है, CN है एब्लियन, C2B है, D2 है एंड D2H है एंड SN है, बट M शुड बी यहाँ पे इवन, N इज इक्वल टू इवन। ये पॉइंट ग्रुप में जो है ये बेटा देखो मैं आपको बता चुका हूँ, CN का मतलब जिसमें जाके कोई भी प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली द एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट। और यहाँ पे CNH है जिसमें जाके सिग्मा H प्रेजेंट होगा, C2V है, D2 है, D2H है, SN है। SN में भी वही जाके है जो जिसमें N इज इवन। तो ये पॉइंट ग्रुप्स ये है एब्लियन, और बाकी जितने भी हैं दीज आर नॉन एब्लियन पॉइंट ग्रुप्स। ठीक है, तो एब्लियन पॉइंट ग्रुप के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इन ऑल एब्लियन पॉइंट ग्रुप्स ईच एलिमेंट इज इन ए क्लास बाय इटसेल्फ।
मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसके लिए खास बात है इसके लिए, इसका हम लिख सकते हैं कि नंबर या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, इक्वल टू द क्लासेस ऑफ द ग्रुप। सिर्फ इसके लिए, क्योंकि एक खास बात है इसके लिए, कभी कभी पूछा जाता है कि आर्डर, जो इसका आर्डर होगा वही क्लास होगा, मतलब इसका आर्डर 4 है तो क्लास भी 4 होंगे। तो एबलियन पॉइंट ग्रुप के लिए जितने भी क्लासेस होते हैं उतने ऑर्डर ऑफ द ग्रुप भी होता है। ये भी इसमें खास बात है एबलियन के लिए, ठीक है। तो और क्या इसके बारे में आप जान सकते हैं कि वो यहाँ पे जो बाकी बचेंगे, जितने भी बाकी बच रहे हैं वो सब की सब क्या है, नॉन एबलियन पॉइंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। जितने बाकी बच रहे हैं सब के सब क्या है, नॉन एबलियन पॉइंट ग्रुप्स। नॉन एबलियन पॉइंट ग्रुप्स में क्या है कि दीज, यहाँ पे जाके आप इसको याद रखें कि नॉन एबलियन पॉइंट ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल अगर ए बी इक्वल टू सी है तो बी इज इक्वल टू डी है, तो हम सी एंड डी को क्या करेंगे, टू मोर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, देन ए एंड बी आर नॉट कम्यूटेटिव। जब कम्यूटेटिव नहीं होंगे तो जाके सच ग्रुप्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी डी आर कॉल्ड नॉन एबलियन पॉइंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन अब क्या आएगी नॉन एबलियन के केस में, नॉन एबलियन के केस में होता है नॉन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, नॉन एबलियन। नॉन एबलियन के केस में क्या होता है कि ये जाके होते हैं नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। यहाँ पे जाके कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, बल्कि जाके क्या होते हैं, नॉट कम्यूटेटिव विद ईच अदर, कम्यूटेटिव। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ए बी इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे अगर आप इसी तरीके से देखेंगे, अगर ए बी सी के बराबर है तो बी ए किसके बराबर होगा, डी के बराबर। बट यहाँ पे जाके ए कामा बी कामा सी कामा डी ऑल आर इन द सेम ग्रुप, सबके सब होंगे, दीज आर द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। बट ए बी इक्वल टू सी, बी ए इक्वल टू सी नहीं आया, ए बी इज इक्वल टू सी, बी ए इज इक्वल टू डी आया, सी एंड डी बोथ आर इन द ग्रुप। ये जाके इसका मतलब ये these are not commutative with each other, AB is not equal to commutative with the BA। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ये चीज कहेंगे कि these are called as non-abelian point groups, ठीक है, non-abelian point groups। इसका जो क्लास होता है वो हमेशा होता है लेस देन दैट ऑफ ऑर्डर, रिमेंबर दिस। इसका जो क्लास होता है वो हमेशा होता है लेस देन दैट ऑफ ऑर्डर, ये आप लिख भी सकते हो। इन केस ऑफ non-abelian point groups the classes are always less than that of the order of the group, ठीक है, ये चीज हो गया। इसी तरीके से नॉन एबलियन के केस में अगर आप देखेंगे, अगर कोई और पॉइंट आप इसमें जाके लिख सकते हो, ऐड करना चाहोगे, तो इसमें जाके क्या होता है कि नो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑकर्स इन मोर देन वन क्लास। ये भी आप याद रखेंगे, नो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, क्योंकि मैं क्लास की बात कर रहा था, कोई भी एलिमेंट जो है वो दो क्लासेस में कभी नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में देखेंगे, अभी हमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने C3 के केस में पढ़ा, C3 की क्लास में हमें था C3(1) एंड C3(2) इन सेम क्लास। फिर हमने C4 देखा, उसमें हमने देखा C4(1) एंड C4(3) एक क्लास में वो था और एक क्लास में था C4(2), दो क्लासेस थे। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे, चाहे C2 भी देखेंगे, चाहे कोई भी पॉइंट ग्रुप देखेंगे, उन पॉइंट ग्रुप्स में कोई भी एलिमेंट दो क्लासेस में नहीं आ सकता है। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। और क्लास निकालने के तरीके, जो ट्रिक्स है, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, आपको याद नहीं रहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जाके वर्टिकल प्लेन्स हैं, जनरली वर्टिकल प्लेन जो है दे फॉर्म द सेपरेट ग्रुप, डायहेड्रल प्लेन्स फॉर्म सेपरेट ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल जो प्लेन्स है वो अलग ग्रुप बना रहे हैं जनरली। तो इसी तरीके से और एक बात, फॉर एग्जाम्पल आपको C3 एक्सिस है, आपके पास C4 एक्सिस है, आपके पास C5 एक्सिस है, आपके पास C6 एक्सिस है, और आपको बोलना हो कि इसमें जाके किसमें कौन सा क्लास होगा। तो इसमें जाके फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कल पढ़ा कि इसमें एक ही क्लास है, वन क्लास। कौन सा क्लास होगा, C3(1) एंड C3(2)। इसमें कितने क्लास, 2 क्लासेस। कौन सा क्लास होगा सर, C4(1) एंड C4(3), और दूसरा क्लास होगा C4(2). इसमें कितने होंगे सर, इसमें होंगे 2 क्लासेस। कौन सा, C5(1) एंड C5(4), और दूसरा क्या होगा C5(2) एंड C5(3). इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको मैंने पढ़ाया, बट इसका तरीका क्या है निकालने का, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट ये है कि आपको ये फार्मूला याद रखनी है, Cn जो होता है Cnn बराबर होता है Cnl - m।
ये मैं दिखाऊंगा ये कैसे करना है, ये याद रखना है। ये आपस में एक ही ग्रुप में होते हैं, ये आपस में एक ही ग्रुप में होते हैं। देखो बेटा क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल इसको फार्मूला में अप्लाई करो। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले कि C4 1 और इसके साथ कौन सा क्लास आएगा, और इसके साथ मतलब इस क्लास में कौन आएगा, और इस क्लास में कौन सा आएगा। और तो इसको निकालने का तरीका सिंपल है। n मतलब 4, n मतलब 4, m मतलब कि आपने कौन सा यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करवाया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो इसके साथ कौन आएगा, C4 4 - 1 4 - 1 कितना आया 3, C4 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि C4 1 एंड C4 3 एक ही क्लास के होंगे। तो C4 1 एंड C4 3 आर इन द सेम क्लास। अब दूसरा देखो, C4 2 के यहाँ पे जाके C4 2 के साथ और कौन सा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू C4 4 - 2, वो कितना होगा, C4 2 ही होगा। अब देखो C4 2 का क्लास C4 2 ही है और कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिएगा जरा, इसका मतलब ये दो एक क्लास है, वन क्लास, और ये एक अलग खुद ही एक क्लास है। दूसरी एग्जांपल C5 देखो, C5 1, इसके साथ और कौन आएगा क्लास में, तो मैं लिखूंगा क्या इसके हिसाब से C5 5 - 1, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, m इज ऑपरेशन, दिस इज m, दिस इज m। अब मैंने क्या लिखा, C5 5 - 1, इसका मतलब हुआ C5 4। तो C5 1 एंड C5 4 विल बी इन द सेम क्लास। C5 1 and C5 4 will be in the same class। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा C5 2, तो ये किसके बराबर होगा, C5 5 - 2 हो गया C5 3। तो जाके C5 2 एंड C5 3 will be in the same class। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे जाके आपको C5 तक मैक्सिमम हो सकता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मतलब सिग्मा अलग क्लास होता है, आइडेंटिटी अपनी क्लास, और आइडेंटिटी मतलब वहां पे जाके उसका सेपरेट क्लास होता है, इन्वर्जन का अपना क्लास होता है। कम से कम इतना याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। Inversion is a separate class, identity is a separate class, sigma v is the separate class, and in case of axis of symmetry, तो यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बता दी। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्लास के बारे में, जो पीछे रह गया था वो मुझे आज बताना था, ये हो गया था, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो आपको देखना है बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, देयर आर टू मेथड्स हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्रुप। फर्स्ट वन इज द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड अनदर इज द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड अनदर वन इज द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इरेड्यूसिबल, यहाँ पे मैं IR यूज करूंगा, IR में यूज करूंगा फॉर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इट इज नॉट IR इंफ्रारेड, इट इज इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज़ ग्रुप थ्री में जनरली यूज करते हैं इसको, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पहले समझो बेटा। अभी तक मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास C2V है पॉइंट ग्रुप, मैंने हर एक सिमेट्री एलिमेंट को कन्वर्ट किया इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहां से जाके जो हम काम करने जाएंगे वो हम उस मैट्रिक्स फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया उसको यहाँ पे जाके यूज करेंगे। अब आपको जो ग्रुप है आप उसको आपको मैथमेटिकल बैक यहाँ पे जाके मैथमेटिक्स में आप इसको लाएंगे, मैट्रिसेस फॉर्म में लाएंगे। जैसे आपने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि आपने कोई भी यहाँ पे जाके मैट्रिक्स फॉर्म में किसी भी ये यहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे अप्लाई किया तो आपको न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिली, तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी एक चीज को पहले रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स फॉर ए ग्रुप each corresponding to single operation in the group that may be combined amongst themselves in a manner parallel to the way in which a group। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो, या मैं लिखूंगा यहीं पे, ठीक है, कुछ लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। रिप्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ, रिप्रेजेंटेशन पहले, रिड्यूसिबल नहीं, पहले रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स
for a single for a group each corresponds each corresponding to single operation इन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में जाके हर एक अलग अलग ऑपरेशन का है, यहाँ पे जाके that may be combined amongst themselves in a manner parallel to the way in which the group elements are। ठीक है, तो जाके या तो ये इस तरीके से होगा, या तो जाके किस तरीके से होगा, या तो यहाँ पे जाके in the group may be combined या that may be combined amongst themselves in a manner parallel to the way in which the group elements are। अब जाके जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको तरीके हैं, दो तरीके। एक है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का मैट्रिक्स फॉर्म, या तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे जाके बेटा यहाँ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर डायमेंशन which can be reduced further to the representation of lower dimension। ठीक है, is known as reducible representation। मैं समझाऊंगा आपको reducible representation क्या होता है। समझो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे जाके क्या है, अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, आप इसको देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा बेटा। अभी तक मैंने आपको जो बता दिया वो मैंने अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक को यहाँ पे ट्रीट किया। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड, इसका भी होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, या मैं इसको ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इसको जेड ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ एक्स, इसको ले रहा हूँ वाई। तो इसको मैं z1 x1 y1, इसका भी मैं देख सकता हूँ उस टाइम क्या होगा जब मैं ऑपरेशन करूंगा। पूरा समझना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ z2 x2 y2, इसका भी मैं तब ले सकता हूँ एक्सिस z3 x3 y3। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने हर एक एटम के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया। अब मैं हर एक एटम के ऊपर देखूंगा कि जब मैं यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेशन, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि इस पे क्या होगा, एक्सिस पे क्या होगा, z1 पे क्या होगा, z2 पे क्या होगा, z3 पे क्या होगा, x1 पे क्या होगा, x2 पे क्या होगा, x3 पे क्या होगा। जैसे आपने अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया, जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म आपको दिखा रहा था, तब मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाया। मैंने आपको तब क्या बताया, मैंने बोला बेटा ये z है, ये x है, ये y है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल अगर C2 एक्सिस पे यहाँ पे C2z यहाँ पे लगाया, ये एलिमेंट C2z एलिमेंट, तो मैंने आपको बता दिया बेटा ये XYZ है, यहाँ पे भी XYZ है, याद करो आप। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने यहाँ पे बता दिया आपको बेटा कि अब देखो क्या होगा कि जब C2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x किधर आएगा, क्योंकि रोटेशन होगी, तो यहाँ पे x इधर आएगा, तो मैंने बोला x से -1, फिर 0 0, फिर 0 -1 0, फिर 0 0 1। वो मैं रिपीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको बताना यहाँ पे ये है कि तब मैंने सिर्फ कंसिडर किया ऑक्सीजन की कोऑर्डिनेट सिस्टम को। जब मैं अब यहाँ पे जाके कितने एटम्स को ले रहा हूँ, तीनों एटम्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम को लूंगा, तो मुझे जाके टोटल कितने आएंगे, मुझे जो मैट्रिक्स बनेगी इसके लिए वो बनेगी 9x9 मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सी बनेगी, समझ लेना बेटा। मुझे जो बनेगी यहाँ पे, मैं बनाऊंगा यहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इसी तरीके से यहाँ पे भी x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 z2, x3 y3 z3। तो मुझे जो टोटल मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी दैट विल बी इनटू 9x9 मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पे जाके आपको मिलेगा दैट इज 9x9। तो ये जो आप दिखाएंगे दैट इज द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, आप दिखा सकते हैं। तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे जाके रिड्यूस फर्दर into irreducible representation. Irreducible representation cannot be divided या cannot be further reduced। वहाँ पे जाके irreducible representation कभी भी reduce further नहीं होती है। Reducible representation reduce होगी, but irreducible representation reduce नहीं होती है। तो यहाँ पे जाके अब यहाँ पे important क्या है, यहाँ पे important है that is
और एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अगर आपको बताना होगा कि कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इन द रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डायमेंशन ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको यहाँ पे बोलना होगा कि डायमेंशन क्या है किसी मॉलिक्यूल का, आपको आइडेंटिटी का यहाँ पे चेक करना होगा कि उसकी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आइडेंटिटी होगी, वही यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी डायमेंशन होते हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बेसिस सेट को यहाँ पे आपको पैरामीटर जो आप करेंगे यहाँ पे फिक्स, दैट इज द बेसिस सेट आर पैरामीटर्स लाइक 3 कोऑर्डिनेट, ये समझो आप बेटा। वेदर यू फिक्स, यहाँ पे जाके क्या होता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, आप जो यहाँ पे कोई भी सिंपली ऑपरेशन ऑपरेट करा रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, पूरा समझना इस चीज को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था, अब वाटर मॉलिक्यूल को आपने किस के प्रेजेंस में, आपको किस यहाँ पे जाके किसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, कि आप पहले बता रहे हो कि सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपने x, y और z को लिया, दैट x, y, z इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दीज आर द पैरामीटर्स एंड दिस जो आप यहाँ पे फिक्स कर रहे हो कि आप जब कोई भी ऑपरेट कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि ऑपरेशन करने के बाद आप बता रहे हो कि x एक्सिस को क्या हुआ, y एक्सिस को क्या हुआ एंड z एक्सिस को क्या हुआ, पूरा समझना बेटा। आप ये नहीं बता रहे कि एंगल का क्या हो रहा है, आप ये नहीं बता रहे कि बॉन्ड लेंथ का क्या हो रहा है, आप सिर्फ ये इस वक्त कह रहे हो कि एक्स एक्सिस का क्या हुआ, whether the x axis changes, whether the y axis changes या z axis changes। आप ये देख रहे हो कि वो शिफ्ट हो गए कि अनशिफ्टेड रह गए, वेदर वो जाके माइनस की ओर गए, वो रोटेट हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पे जाके जो भी आप यहाँ पे ऑपरेशन करा रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो आप ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर करा रहे हो। तो यहाँ पे जो बेसिस सेट होगा, बेसिस सेट यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि आपको बेसिस सेट सिलेक्ट करना होता है। बेसिस सेट, बेसिस सेट में भी बेसिस सेट क्या होगा, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हमें हर एक चीज बेसिस सेट हमें यहाँ पे चेंज करना है, सेकंड सेम में ये नहीं करना था। मतलब इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे बॉन्ड वेक्टर्स को भी, बॉन्ड वेक्टर्स को भी यूज करेंगे एंड बॉन्ड एंगल्स को भी करेंगे। These are the different basis sets। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, टोटल बेसिस सेट जो होते हैं 9 डायमेंशन रिप्रेजेंट पर, ये यहाँ पे देखिएगा बेटा। अब देखिए, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, तब मैं जाके सिर्फ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को देख रहा हूँ कि मैंने C2 यहाँ पे ऐड किया, C2z यहाँ पे लगाया, मैंने सिग्मा v yz लगाया, मैंने सिग्मा v xz लगाया, तो मैं देख रहा हूँ कि जाके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को क्या हो रहा है। इसी तरीके से मैं आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये हुआ कि जब मैंने बेसिस सेट को लिया, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब मैंने लिया, तब मैं जाके विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस को देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करने के बाद ऑपरेशन में यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, ठीक है। बट मैं साथ साथ में दूसरा बेसिस सेट भी ले सकता हूँ, बॉन्ड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, जब मैं यहाँ पे C2 एक्सिस डालूंगा, यहाँ आपके पास BF3 है या NH3 है, कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल BF3 है, तो यहाँ पे जब आप इसको क्या करेंगे, बॉन्ड वेक्टर आपका ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये और ये। अब आप जाके क्या देखेंगे, जब जाके इसको आप C3 एक्सिस डालेंगे, फिर आप देखेंगे बॉन्ड वेक्टर में क्या चेंज हो रहा है, वेदर दीज आर चेंज्ड और नॉट। यहाँ पे जाके चेंज हो रहे कि ये शिफ्ट हो रहे कि अनशिफ्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से जाके उस टाइम हम नहीं बोलेंगे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, उस टाइम हम क्या बोलेंगे, उस टाइम हम इसको नाम देंगे। फॉर एग्जांपल दिस बॉन्ड वेक्टर इज नोन एज, फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे उस टाइम हम नाम देंगे इसका, हम देंगे A1, B1 एंड C1 फॉर एग्जांपल। फिर जाके विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड वेक्टर हम देखेंगे कि जब हम ऑपरेशन, जब हम कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉन्ड वेक्टर का क्या यहाँ पे पोजीशन है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे जाके बॉन्ड एंगल है, इसके बीच में एंगल है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ठीक है, इनके बीच में एंगल है। तो जब हम देखेंगे बेसिस सेट को लेंगे बॉन्ड एंगल, तब हम देखेंगे जब कोई भी सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जाके बॉन्ड एंगल को क्या हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो जाके ये ग्रुप थ्योरी में जब हम आगे बढ़ेंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करेंगे। उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि हमें पहले सेट करना होगा बेसिस सेट को।
हम बेसिस सेट किस चीज को ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो जनरली हम बेसिस सेट को लेते हैं अभी के लिए, आगे तो हमें आगे भी लेना है क्योंकि एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें बॉन्ड वेक्टर और बॉन्ड एंगल को भी लेना होगा। बट इस वक्त जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी करेक्ट टेबल पे आ रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे सिर्फ अभी चाहिए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज ए बेसिस सेट। अब मैं सबसे पहले क्या उठाऊंगा? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। बेसिस सेट में किस चीज को ले रहा हूँ? 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ बेसिस सेट। अब यहाँ पे जाके आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे हम कैसे क्या करते हैं इसमें। देखिएगा बेटा, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, मैं जल्दी से बनाऊंगा, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है। आप 9x9 मैट्रिक्स भी बनाइएगा, घर पे जाके ट्राई कीजिएगा और मुझे भेजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बना के रखूंगा, इसको आप लिखिएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ पे Z1 X1 Y1, Z2 X2 Y2, Z3 X3 Y3। जिस तरीके से मैंने परसों दिखा दिया उस तरीके से इसको 9x9 मैट्रिक्स आप खुद बनाएगा। मैं उधर की ओर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे टाइम उसके साथ ज्यादा जाएगा। अब आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं? हाउ टू डिराइव द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। देखो बेटा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग आएगा। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर C2V पॉइंट ग्रुप होगा, दो मॉलिक्यूल्स का भी पॉइंट ग्रुप रिमेन सेम बट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट। Reducible representation will be different for different molecules, although they have the same point group. But in case of irreducible representation, the irreducible representation remains same for the same point group. अगर पॉइंट ग्रुप आपका C2V है तो मॉलिक्यूल कोई भी हो, आपका जाके वो irreducible representation will remain same for all the molecules which have C2V point group. अब देखिएगा पहले हम क्या करते हैं, निकालने के लिए हम क्या करते हैं। सिंपली पहले क्या लिखते हैं? C2V। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लासेस को, इधर देखना बेटा, यहाँ पे हम क्लासेस को लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट है इसलिए क्लास था, बट आपको पता है कि इनके सब C2V ये जाके एब्लियन में आता है। एब्लियन पॉइंट ग्रुप हर एक सिमेट्री एलिमेंट अलग अलग क्लास है, इसलिए मैं जाके लिखूंगा E C2Z। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ, सिग्मा V YZ, ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको यहाँ पे लिखना होता है कंट्रीब्यूशन पर एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम। यहाँ हम इसको शॉर्टकट आपको बताते हैं, दैट इज द कैरेक्टर जो आपने निकाला हर एक सिमेट्री एलिमेंट का कैरेक्टर। आपको मैंने बता दिया, अगर आपको याद होगा कैरेक्टर काई से मैं लिखता हूँ कैरेक्टर। कैरेक्टर फॉर C2 इट विल रिमेन सेम। C2 के लिए कैरेक्टर क्या लिखा था, याद है किसी को? -1। सिग्मा के लिए कैरेक्टर क्या होगा? 1 होगा। और इसी तरीके से C3 के लिए कैरेक्टर क्या आया था? 0। C4 के लिए क्या आएगा आप निकालेंगे भी, आपको मैंने बता दिया है वो फॉर्मूला। C4 I के लिए इन्वर्जन के लिए -3, इसी तरीके से आइडेंटिटी के लिए 3 आया था, इसी तरीके से S3 के लिए -2 एंड S4 के लिए -1। ये जाके कैरेक्टर है। आपको सिंपल होगा जब आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें लिखना होगा इस कॉलम में कंट्रीब्यूशन पर एटम आर कैरेक्टर, आर कैरेक्टर, उसी को हम कैरेक्टर बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन पर एटम क्या होगा? आइडेंटिटी के लिए क्या कैरेक्टर है? 3। C2Z के लिए क्या होगा? -1। सिग्मा V Z के लिए 1 और 1। ये पार्ट हो गया खत्म। अब जो सेकंड पार्ट है वो जरूरी समझना है, दैट इज नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। देखो बेटा, अब इसको चेक करना होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे फिर से ड्रा करूंगा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, इसमें जाके आपको चाहिए बड़ा बोर्ड, बट क्या करेंगे, लिमिटेशन है। देखिएगा बेटा, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिएगा इस पे, इसके ऊपर। जब आप यहाँ पे जाके क्या कर रहे हो, जब आप जाके आप बता दीजिएगा जब आप C2 अप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी जब आप C2 अप्लाई करेंगे, मैंने आपको म्यूट पे रखा है, सॉरी फॉर दैट, तो जाके आप सिर्फ यहाँ पे सुनिएगा। जब मैं इसको C2 अप्लाई करूंगा, C2 जब मैं C2 इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, C2Z जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखिएगा कितने एटम यहाँ पे चेंज होंगे। या पहले आइडेंटिटी, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी। जब आप इस पे आइडेंटिटी कर रहे हो, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? नथिंग टू डू, मतलब सब के सब हमें लिखना क्या है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, कितने अनशिफ्टेड रह गए। आइडेंटिटी पे हमें पता है कि नथिंग टू डू, हमें कुछ करना नहीं है, इसे जाके सबके सब क्या है? अनशिफ्टेड ही। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3।
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 3, 1 2 एंड 3, 3 ही एटम्स है, तीनों के तीनों है अनशिफ्टेड है, इसलिए जाके मैंने 3 लिखा। अब जाके आप आ जाओ नंबर ऑफ अनशिफ्टेड इन केस ऑफ दिस C2। C2 के केस में देखो, जब आप इसको C2 अप्लाई कर रहे हो, C2Z, तो यहाँ पे देखिएगा C2Z जब अप्लाई कर रहे हो ये वाला, तो ऑक्सीजन रोटेट होगा, ये अनशिफ्टेड रहेगा। बट दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा। इसका मतलब दो एटम यहाँ पे शिफ्ट हो गए एंड 1 एटम रिमेन्स अनशिफ्टेड। हमें यहाँ पे लिखना है अनशिफ्टेड, बस ये आपको चेक करना है खुद। इसी तरीके से सिग्मा बी एक्स जेड, या अगर कोई एक्स है ये जेड है, तो इसका मतलब ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन में देखो बेटा, इसलिए जाके इस वक्त आपको एक्स वाई एंड जेड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्स जेड ये वाला प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन में देखेंगे तो तीनों के तीनों क्या है, अनशिफ्टेड। शिफ्ट कोई चीज नहीं हुआ, किसी की रोटेशन नहीं हुई, सबके सब अनशिफ्टेड है, इसे जाके 3। और जब आप जाके लास्ट वाला देखेंगे सिग्मा बी बाई जेड वाला, तो यहाँ पे जाके क्या होगा देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये वाला है। ऑक्सीजन किस में आया, ऑक्सीजन आया प्लेन में, प्लेन ऑक्सीजन रिमेन्स अनशिफ्टेड, बट H and H रिफ्लेक्ट ईच अदर, तो जाके यहाँ पे अनशिफ्टेड रहेगा 1। यही चीज करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, RR मीन्स राष्ट्रीय राइफल्स नहीं, RR मीन्स रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इनको मल्टीप्लाई करना है ना, कंट्रीब्यूशन पर एटम R कैरेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम से। 3 into 3 9, 1 into -1, 1 into -1 into दिस। एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, मैं कल वो दिखा हुआ फार्मूला यहाँ पे मैं बहुत इसके साथ क्लास के साथ, क्योंकि हर एक में जाके 1 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 into 3 into 1 कितना हो गया 9, 1 into -1 into 1 हो गया -1, 3 into 1 into 1 हो गया 3, 1 into 1 into 1 हो गया ये। तो यहाँ पे जाके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज दिस, ये आ गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दिस केस, तो डायमेंशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आपको आता है यहाँ पे, वही जाके इसके डायमेंशंस होते हैं, वही जाके क्या होते हैं डायमेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वो आप वैसे भी देख रहे हो, क्योंकि जाके देखो इसके कितने हैं 3, इसके कितने हैं 3, इसके जितने कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन इसमें अगर आप देखेंगे 9 आ रहा है आपको। तो जाके यहाँ पे आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को जो आइडेंटिटी का हमेशा आपको RR आएगा, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते हो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हो। जरा आप यहाँ पे जाके कल के लिए आप निकालेंगे इसको, क्योंकि टाइम यहाँ पे खत्म हुआ। डिराइव द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो जरूर मुझे भेजिएगा। डिराइव द रिड्यूसिबल, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं जरूर चेक करूंगा ये। डिराइव रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर BF3 मॉलिक्यूल, करेंगे क्या वो समझाऊंगा, अगर टाइम ने इजाजत दिया तो। BF3 में क्या करना है, देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसका पॉइंट ग्रुप निकालेंगे, सबसे पहले पॉइंट ग्रुप जो भी होगा D3H जो भी होगा। यहाँ पे E है इसका, 2 टाइम्स C3 है, क्योंकि क्लास है। C3 में कौन कौन सा है, C31 एंड C32, इसे 2 आया, 2 टाइम्स C3, 3 टाइम्स C2 भी है, क्लास है C21 C21 C21, वो सबके सब एक ही क्लास में आ रहे हैं। इसी तरीके से सिग्मा H भी है, 2 टाइम्स S3 भी है, और जाके 3 टाइम्स सिग्मा V भी है। ये इनके क्लासेस हैं। अब जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर एटम वो लिखेंगे पहले, मतलब कैरेक्टर वो आपको याद है, क्योंकि इसका 3 है, इसका 0 है, इसका कितना है, इसका -1 है, इसका 1 है, इसका जाके S3 का कितना है, S3 का भी बताया आपको, -2 है, और इसका कितना है 1। ये हो गया। अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स आपको करना होगा। पहले आइडेंटिटी को अप्लाई करो, देखो कितने अनशिफ्टेड रहेंगे, क्योंकि BF3 में कितने मॉलिक्यूल टोटल हैं, 3 नहीं है 4 है। बोरान भी रहेगा अनशिफ्टेड, फ्लोरीन भी अनशिफ्टेड, ये भी अनशिफ्टेड, ये कट हो जाएगा, तो 4 रहेंगे अनशिफ्टेड, यहाँ पे 4 आएगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। इसी तरीके से C3 पे कितने अनशिफ्टेड, मुझे ये भेजिएगा ये टेबल प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर क्वेश्चन है तो मैं फिर से ज्वाइन करूंगा, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन आई विल ज्वाइन, बट उस पर मुझे नहीं पता है कि अगर लैपटॉप बैठ गया तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से ज्वाइन, मैं आपको लिंक भेजूंगा, अगर कोई किसी